अभी देखो हम लोग बात कर रहे हैं मोल कंसेप्ट की। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है कि अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स द वन दैट इलस्ट्रेट्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो अब तो वैसे डायरेक्टली तो सिलेबस में नहीं है, बट बाय चांस कभी पूछ लेता है तो आप कर सकते हो। देखो मल्टीपल प्रोपोर्शन पहचानने के लिए आपको दो चीजें रखनी है कि जितने भी कंपाउंड्स होंगे, जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनमें सारे एलिमेंट्स सेम होंगे। बस आपको कभी भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन चेक करना है तो जितने भी कंपाउंड ऑप्शन में दिए उनमें सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम। देखो जैसे यहां पे NH, तो अगले कंपाउंड में भी N और H होना चाहिए था। क्या N और H है ना? यहां N है, यहां Cl है, तो यहां वैलिड नहीं होगा। H2S, अगले कंपाउंड में भी H और S होना चाहिए था, यहां भी वैलिड नहीं है। यहां देखो CuO CuO, तो यहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होगा, वैलिड होगा। कभी भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन चेक करना हो, आप सिर्फ ये चेक करोगे कि गिवन कंपाउंड के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जितना मास टोटल रिएक्टेंट्स का होगा उतना ही मास क्या होगा, प्रोडक्ट का। तो ये कह रहा है 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम से कंबाइन होकर 44 ग्राम CO2 बना रहा है। देखो 12 + 32 44 होता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिफाइन कर रहा है। 12 ग्राम कार्बन हीटेड इन वैक्यूम, देयर इज नो चेंज इन मास। तो 12 ग्राम कार्बन को अगर आप वैक्यूम में हीट करोगे, देयर इज नो चेंज इन मास। बट ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को तो नहीं दिखा रहा है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसके लिए वैलिड होता है, फॉर केमिकल रिएक्शंस। तो ये किसी तरह की रिएक्शन नहीं है, आपने कार्बन को हीट किया, वैक्यूम में ऑक्सीजन तो है नहीं, तो कार्बन कार्बन का कार्बन ही बना रहेगा। ठीक है, तो ये नहीं है। अ सैंपल ऑफ एयर इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर बट इट्स मास रिमेन अनऑल्टर्ड। फिर से सेम चीज है, एयर को हीट करोगे तो एयर एक्सपैंड हो जाएगी, लेकिन यहां कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसके लिए वैलिड होता है, केमिकल रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट इसका आंसर है और कोई भी नहीं है। समझ गए? नॉर्मल अगर हीट करते तो उसमें ऑक्सीजन होती है एयर में, तो वो रिएक्ट करके CO2 बना लेता, फर्स्ट केस पे वापस पहुंच जाते हैं इसलिए। फिर देखें अगला क्वेश्चन। सल्फर फॉर्म्स द क्लोराइड्स H2Cl2 एंड SCl2। इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर इन SCl2 इज। अब आप देखो सल्फर जब क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है तो HCl2 बना रहा है। तो देखो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां कितना है, 0, और सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां निकालो तो वो आएगा +2। बताओ 0 से +2 कितने का चेंज, 2 का, है ना। तो ये HCl2 बना रहा है। बताओ आपको अगर इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर चाहिए तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, वेरी गुड, मोलर मास अपॉन N फैक्टर होता है ना। तो मोलर मास कितना है सल्फर का, 32 अपॉन यहां पर इसका N फैक्टर कितना है, 2। आंसर कितना आ जाएगा, 16, 32/2। समझ में आ रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द सल्फेट ऑफ अ मेटल M कंटेन्स 9.87% ऑफ M, यानी मेटल। दिस सल्फेट इज आइसोमोर्फस। आइसोमोर्फस मतलब ये तो आपने मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ा है ना। तो मॉर्फोलॉजी क्या होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर या कॉम्पोजिशन इज सेम, रादर ऐसा बोलो, कॉम्पोजिशन इज सेम। कहने का मतलब अगर इस सल्फेट का फॉर्मूला ZnSO4.7H2O है तो उस सल्फेट का फॉर्मूला MSO4.7H2O होगा। अब कह रहा है कि इसमें मेटल का परसेंटेज इतना है। तो देखो इस कंपाउंड में अगर मैं मेटल का परसेंटेज निकालूं तो पहले लिखेंगे मेटल का मास। तो मान लो मेटल का मास है X, मान लो M, मान लो जो आपकी इच्छा है, अपॉन पूरे कंपाउंड का मास। तो X प्लस सल्फेट होता है 96 प्लस 7 इंटू 18 इंटू 100, और ये वैल्यू 9.87 आनी चाहिए। इसको कैलकुलेट करके हम अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन कर लेंगे, अभी सिर्फ कंसेप्ट को देख के छोड़ देते हैं। सही है, चलिए जी आगे बढ़े। 1 मोल ऑफ CH4 कंटेन्स
तो देखो अगर आपके पास 1 मोल CH4 है तो कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। आप बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान रखना, जितने मोल आपके पास हो उतने ही एटम्स। देखो जैसे एक में 1 कार्बन एटम है ना, तो बताओ 1 मोल में कार्बन भी कितना होगा, 1 मोल। एक में 4 हाइड्रोजन है ना, तो उसमें हाइड्रोजन के कितने मोल्स होंगे, 4 मोल। मान लो आप कहते हो कि 1 नहीं, मेरे पास तो 5 मोल है, तो अगर आपके पास 5 मोल CH4, कुछ नहीं, आंख बंद करो, मल्टीप्लाई करो, 5 × 1 तो इसमें 5 मोल कार्बन होगा, 5 × 4 तो इसके अंदर 20 मोल हाइड्रोजन होगा। सिंपल एक छोटी चीज पे आपको फोकस करना चाहिए, जितने मोल हैं और जितने उसमें एटम उससे मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है। तो अभी तो मेरे पास 1 मोल CH4 है। अब आप देखो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, बताओ उसमें 4 मोल हाइड्रोजन है, 4 मोल का मतलब होता है 4 Na, तो 4 × 6.023 × 10⁻23, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 4 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होते हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होते हैं, ठीक है जी। तो यही ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन गलत हैं। इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 गलत है। अगर आपके पास 1 मोल CH4 है, आपके पास Na मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल ये है, वो जाएंगे 6.023 × 10⁻23, तो ये भी गलत है। 3 ग्राम कार्बन, वो भी गलत है। अपने पास 1 मोल कार्बन है, 1 मोल कार्बन का मास होता है 12 ग्राम, तो 4th ऑप्शन भी आपका गलत ऑप्शन है। चलिए, इन द रिएक्शन दिस इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2H2O3, तो आपको कभी भी इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो n फैक्टर निकालो, Na2H2O3 प्लस I2 गिव्स Na2S4O6 प्लस 2NaI, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन है। अब आप खुद देखो, इस कोफिशिएंट से इक्विवेलेंट मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसको अपन को काउंट करो चाहे ना करो, एक ही बात है, हटा दो साइड में। यहां पर आप सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो देखो सोडियम पे चार्ज होता है 2 प्लस सल्फर का मान लो X प्लस ऑक्सीजन पे होता है -2, ठीक है। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट करो, इक्वल टू 0 इसका नेट चार्ज, सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट यहां पर +2 आएगा। सेम ऐसे ही यहां कैलकुलेट करोगे तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2.5 आएगा। कितना आएगा, 2.5। बताओ 2 से 2.5 कितने का चेंज है, 0.5। अब आपको देखना, अगर आप इसका एन फैक्टर निकाल रहे हो तो यहां कितने सल्फर है वो देखो, तो भैया यहां पर 2 सल्फर है, तो इसका जो एन फैक्टर है वो हो गया टोटल चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम्स, यानी 1। मान लो आपको इसका एन फैक्टर निकालना होता तो आप इधर से इधर आते, इधर से इधर भी 0.5 का चेंज है, लेकिन यहां कितने सल्फर है, तो 4 से मल्टीप्लाई करें, लाइक दिस। अभी देखो क्या पूछा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2H2O3 पूछा है, तो बताओ इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। कर सकते हैं। बोरोन हैज 2 स्टेबल आइसोटोप्स, एटॉमिक मास दैट शुड अपीयर फॉर बोरोन। तो देखो हमने सीखा हुआ है, इसको हम एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो अगर आप लोगों को ये पता नहीं है तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये बोरोन है, बोरोन के 2 आइसोटोप है, एक का एटॉमिक मास है 10 और एक का एटॉमिक मास है 11, और आपको इनका परसेंटेज दिया हुआ है 19 और 81, तो इनका मोल परसेंट होता है। तो देखो इसके एवरेज एटॉमिक मास का एक फॉर्मूला होता है, M1N1 प्लस M2N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो आप देखो M1 क्या है, M1 इसका एटॉमिक मास है, N1 इसके मोल्स है, तो रखो यहां पर वैल्यू M1 × N1 प्लस M2 × N2 अपॉन N1 प्लस N2 हो गया 100। तो इसको आप सॉल्व कर लो, तो देखो ये बन गया 190, 11 1 से 11, 88 and 1 89 अपॉन 100। देखना कितना है ये, 180 और 100, आंसर कितना आ गया 10.81। है कहीं ऑप्शन, ये रहा। तो डायरेक्ट है, एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला M1N1
प्लस M2N2 अपॉन N1 प्लस डन। चलिए जी, टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंटेड बाय द कंपाउंड CuSO4.5H2O। इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा जिंदगी में? कितना एटम गिनो? 1 2 और 4 6, 6 और 10 16, 16 और 5 21, 21 है, बिल्कुल हलवा। नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3। तो देखो मैंने आपको जो भी तरीका सिखाया उसको यूज करो। आपके पास 4.25 ग्राम NH3 है? तो देखो 14 प्लस 3 कितना हो गया? 17। तो आपके पास मोल्स ऑफ NH3 कितने हो गए? तो वो हो गया इसका मास अपॉन इसका मोलर मास। ठीक है, ये NH3 के मोल्स हैं। ओके, अब क्या करें? आपको इसमें नंबर ऑफ एटम्स बताने। तो आप ध्यान से देखो, एक NH3 में कितने एटम्स हैं? 3 प्लस 1 4 एटम्स हैं। ये मोल्स ऑफ NH3 है, तो यहां से आप मॉलिक्यूल्स निकाल लो। तो मोल्स से मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए सिंपल इनटू Na कर देंगे। ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 4, है ना? तो यहां से आप देखो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे। 4.25 अपॉन 17 इंटू Na इंटू 4। इस तरीके से आप अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सच्चे वो आज ही करवा दूंगा, चिंता मत करो। आज क्लास लगाते हैं आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर की। ठीक है, टेंशन मत लो आप, आपसे नहीं होगा। चलिए 10th क्वेश्चन देखें। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इज 4, इट्स क्लोराइड हैज वेपर डेंसिटी 59.25, देन द वैलेंसी ऑफ द मेटल। देखो ये कह रहा है कि आपके पास एक मेटल है, आपको उसकी वैलेंसी नहीं पता तो n मान लो। बोल रहा है उस मेटल का क्लोराइड है, तो क्लोराइड की वैलेंसी क्या होती है? -1। अब आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो लाइक दिस, तो उस मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला बन जाएगा MClN। क्या बनेगा? MClN। ठीक है जी, बन जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि इस मेटल की वेपर डेंसिटी। तो देखो हम यहां से इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास जो होता है ऑफ क्लोराइड वो होगा 2 टाइम्स ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी। तो 2 इंटू 59.25 तो गया 118.5। ये इस क्लोराइड का मोलर मास है। कह रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट जो है वो 4 है। ठीक है, तो देखो इस मेटल की वैलेंसी n है ना, इसका n फैक्टर भी n है। अगर आप इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल देखो या एलिमेंट देखो तो हो जाएगा इसका मोलर मास अपॉन इसकी वैलेंसी n। क्वेश्चन के हिसाब से इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है 4, 4 इज इक्वल्स टू m अपॉन n। बताओ मेटल का जो मोलर मास है वो 4n होगा। मोलर मास बोल लो या एटॉमिक मास बोल लो, एक ही बात है। एटॉमिक मास ऑफ मेटल कितना होगा? 4 टाइम्स ऑफ n होगा। ठीक है जी, तो अगर ये 4 टाइम्स ऑफ n होगा तो यहां से देखो ये रहा मेटल क्लोराइड, आपको इसका मॉलिक्यूलर मास पता है, तो देखो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ m प्लस n इंटू क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 35.5। ये वैल्यू 118.5 की इक्वल आनी चाहिए। m की वैल्यू कितनी है? 4n। तो इस वैल्यू को यहां रखो, m की जगह लिखो 4n प्लस ये बन गया 35.5n इज इक्वल्स टू 118.5। ऐड करो 35 प्लस 4 कितना हो गया? 39.5 इंटू n इज इक्वल्स टू 118.5। n के लिए निकाल लो 118.5 अपॉन 39.5। आई थिंक ये 3 आ जाएगी n की। 40 थी 120 होते हैं, तो 118.5 कैसे बच जाएगा? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर 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 ध्यान रखें।
ठीक है सचिव जी, बिल्कुल। एटॉमिक सॉल्ट मैंने करवा रखा है यार, सॉल्ट जेई और नीट वाला सेम है, मैं आज रिकॉर्डेड डाल दूंगा पूरा वन शॉट, आप उसको देख लो, है ना। बाकी एटॉमिक तो मैं करवा दूंगा, उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करो। आगे चले, assuming fully decomposed the volume of CO2 released at STP on heating 9.85 ग्राम of BaCO3। देखो, जब आप BaCO3 को हीट करते हो सॉलिड को, तो हीट करने पर आपको एक तो मिलेगा BaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, ठीक है। तो BaCO3 सॉलिड को हीट करोगे तो BaO मिलेगा प्लस साथ में क्या मिलेगी, CO2 गैस मिलेगी। अब आप 9.85 ग्राम BaCO3 को डिकम्पोज कर रहे हो और आपको CO2 का वॉल्यूम निकालना है, तो देखो इसका एटॉमिक मास निकालो। तो बैरियम का 137, कार्बन का 12, 16 3 ऑक्सीजन का हो गया 48, 8 और 2 10, 7 17, 7 1 बचा, 7 8 9 197, ठीक है। अगर आप यहां पर मोल्स निकालो BaCO3 के, तो इसका मास अपॉन इसका मोलर मास, और मुझे ये 5 टाइम्स कैंसिल होकर 0.5 मोल दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। अभी देखो इस रिएक्शन की शक्ल देखो, इस रिएक्शन की शक्ल बता रही है कि अगर आप इसका 1 मोल लोगे, उससे CO2 का भी कितना मिलेगा आपको, 1 मोल। 1 मोल से 1 मोल CO2 बनती है, तो बताओ 0.5 मोल से CO2 कितनी बनेगी, 0.5 मोल। कितनी बनेगी, 0.5 मोल। और 0.5 मोल CO2 का वॉल्यूम निकालो इनटू 22.4 करके, तो आंसर आ जाएगा 11.2 लीटर। है कहीं नहीं है? अच्छा 0.05 आएगा, सॉरी ये गलती कर दी मैंने, ये 0.5 नहीं 0.05 है, 0.05, ये 0.05, 0.05 को 1/20 लिख सकते हो, 1.12 लीटर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12, द वेट ऑफ इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ CuSO4.5H2O इज। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से सबसे पहले आप इसके मोल्स निकाल लो। क्या निकाल लोगे, मोल्स। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए 10⁻22, इसको डिवाइड कर दो Na से, 6 × 10⁻23। अब मोल्स आ गए, आपको मास निकालना है। बताओ मोल्स से मास निकालने के लिए क्या करते हैं, इनटू मोलर मास। तो 10⁻22 अपॉन 6 × 10⁻23 इंटू इसका मोलर मास निकालो। तो कॉपर होता है 63.5, ये पूरा सल्फेट होता है 96, 18 × 5 90, तो बन गया 186 प्लस 63.5, तो 5 9 और 24 249.5। अभी आप देखो 10⁻22 से 10⁻23 गया, इसका एक 10 से हटा दो, 24.95 बन गए। तो आप चाहो तो इसे अप्रोक्सीमेटली 25/6 लिख सकते हो। अब 25/6 कितना, 6 4 जा 24, 4.1 के आसपास कोई आंसर आएगा, ये रहा थर्ड ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन है, पूछ सकता है, आसान है, लेकिन थोड़ा बहुत कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगा। तो पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मोल्स निकालो, मोल्स आ गए तो मोल्स से मास निकालने के लिए क्या करते हैं, इनटू मोलर मास, और आप अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए, हाउ मच चार्ज इज प्रेजेंट ऑन 1 ग्राम आयरन ऑफ N3-। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस कई लोगों से सॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है 1 ग्राम आयन ऑफ N3-। आप देखो, अगर मैं 1 N3- आयन लेता हूं और इस पर चार्ज निकालता हूं, चार्ज ऑन 1 N3- आयन, बताओ एक N3- पे आपको कितना चार्ज दिखाई दे रहा है, एक N3- पे आपको कितना चार्ज दिखाई दे रहा है, कितना दिख रहा है, 3। तो ये चार्ज 3 नहीं है, दिस इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज दिखाई दे रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स का। अब आप खुद देखो 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 3 ×
1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्स। कितना होगा? 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्स होगा। ये एक के ऊपर चार्ज है। अब आप पता करो आप पास कितने आयंस हैं। तो देखो मास दिया है, एक नहीं है, 1 ग्राम है। तो पहले मोल्स ऑफ N3- निकालो, इसका मास अपॉन नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 14। ये हो गए इसके मोल्स। यहां मोल्स से आप इसके नंबर ऑफ आयंस निकालो, है ना। मोल्स से क्या निकालोगे? इसके नंबर ऑफ आयंस। तो 1/14 इंटू 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। तो आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करो, यहां से आपको नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे। अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, ये सिर्फ नंबर ऑफ आयंस है। अब आपको चार्ज निकालना है। तो देखो एक आयन पे इतना चार्ज है, बताओ इतने पे चार्ज कितना होगा? तो 1/14 इंटू 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्स। इसको सॉल्व कर लो, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व अपने को करना पड़ेगा। आप देखो 23 10 टू पावर माइनस 19, 10 टू पावर 4 बचेगा, 14 है, 6 3 18, तो ये हो गया 14। 1.6 को कैंसिल करेगा करीबन 0.9 के आसपास, और 2 पॉइंट समथिंग आएगा इंटू 10 टू पावर 4 6। ये रहा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है ना, यहां पे लोग गलती कर देंगे। एक आयन के ऊपर -3, तो 3 इंटू ये कर सकते हैं ऐसा, और ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं दिया है। तो आपको ये मास दिया है, मास। तो मास से पहले आप मोल्स निकालोगे। मतलब मेरा मतलब ये है कि आपको पहले नंबर ऑफ आयंस चाहिए। अब अगर एक आयन पे इतना चार्ज है तो इतने आयन पे कितना होगा, इंटू कर दो, आपको अपना आंसर मिल जाए। ठीक है, रेशियो ऑफ Cp and Cv of a gas X is 1.4. The number of atom of the gas X present in 11.2 liter of it at NTP. देखो आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में NTP मिल जाए, वैसे तो अब नहीं मिलेगा, उसका मतलब होता है 1 atm and 273 केल्विन। और हम ये जानते हैं 1 atm 273 केल्विन पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर्स। कितना होता है? 22.4 लीटर्स होता है। ठीक है जी, तो आप देखो रेशियो ऑफ Cp एंड Cv ऑफ गैस X है 1.4। तो यहां से आप इसका गामा निकाल सकते हो, Cp अपॉन Cv, मतलब गामा 1.4 है। 1.4 हो गया 7/5। 7/5 गामा आता है एक डाई एटॉमिक गैस के लिए। कौन सी गैस के लिए आता है? मतलब इस गैस के अंदर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस contains 2 atoms। एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस में 2 एटम्स हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम बताओ इतना लीटर में। तो देखो इतने लीटर से आप मोल्स ऑफ गैस निकालो, 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4 यानी आधा मोल। ठीक है, गैस डायटोमिक है यानी कुछ X2 लिख सकते हो। तो देखो इसके मोल्स हैं, मोल्स से हम इसके मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। तो इंटू Na कर दो, तो हाफ इंटू Na, ये हैं X2 के मॉलिक्यूल्स। लेकिन वो पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम्स बताओ, एक में कितने एटम्स हैं? 2। इतने में कितने एटम्स होंगे? तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? हाफ इंटू Na इंटू 2। या तो ऐसे कर सकते हो, या फिर इसको और डायरेक्टली भी कर सकते हो। एक बार आपको मोल्स मिल गए, ध्यान से देखना, ये भी आसान तरीका होता है। तो पहले मोल्स ऑफ X2 निकाल लो। तो भैया एक सेकंड, तो CpCv से गामा निकाल लिया ना अपन ने। 7/5 गामा डायटोमिक गैस का आता है। किसका आता है? अब देखो मोल्स ऑफ X2 है हाफ। अब ये मोल्स ऑफ X2 है, आप क्या करो डायरेक्टली इसमें मोल्स ऑफ X निकाल लो, क्योंकि X ही एटम है, ये तो मॉलिक्यूल है। आपको एटम निकालना है, एटम। ठीक है, तो बताओ एक में कितना एटम है? 2। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने मिलेंगे? जितने मोल्स हैं इंटू एक में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, यानी 1 मोल।
और 1 मोल किसके बराबर होता है, Na, यानी 6.023 इंटू 10⁻23। कर सकते हैं? ये देखें, वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड C60H122। अब इस क्वेश्चन को, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कई लोग इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने आपसे एक मॉलिक्यूल का वेट पूछा है। कितने मॉलिक्यूल्स का वेट पूछा है? एक मॉलिक्यूल का। तो ठीक है, देखो C60H122 जोड़ो, 60 इंटू कार्बन हो गया 12 प्लस 122 इंटू हाइड्रोजन हो गया 1, तो ये बन गया 720 प्लस 122, 842, 842। लेकिन जब आप एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, 1 मॉलिक्यूल, तो ये आप लोगों ने मोल में शुरू में पढ़ा होगा कि एक मॉलिक्यूल के वेट को AMU में या फिर U में लिखा जाता है, लेकिन आपको ये मास ग्राम में लिखना है। 842 इंटू U की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो देखो 1.66 को हम 5/3 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? अब आपको ये वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी। तो 3 2 ज़ा 6, 2 बचेगा, 3 8 ज़ा 24, 0.6, 280 के आसपास आएगा। 280 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 280 ले लो, तो 0 40 1440 इंटू 10⁻24। 1 2 3 पॉइंट हटाओ, तो 1.44 इंटू 10⁻20। सही है? What volume of NH3 gas at STP would be needed to prepare 100 ml of 2.5 मोलल अमोनियम हाइड्रोक्साइड? आपको 100 ml ऑफ 2.5 मोलल अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन चाहिए, और बोल रहा है उसके लिए NH3 का कितना वॉल्यूम STP पर। देखो, जब वॉल्यूम एट STP पूछ ले, मतलब आपको NH3 के मोल्स निकालने हैं। पहला काम आपको ये करना पड़ेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 से, तो मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा। अभी और कुछ नहीं दिया है, 100 ml ऑफ 2.5 मोलल NH4OH है। तो आप समझें, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन में रखेंगे हम इसको, सोचना पड़ेगा आपको। देखो, मोलैलिटी क्या होती है पता है? मोलैलिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। ऐसा आप लिख सकते हो, या फिर मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख लो। ऊपर आएंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे आता है मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी kg में। किसमें आता है? तो देखो, इसकी मोलैलिटी दी हुई है 2.5 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो, सॉल्यूट यानी अमोनिया के मोल्स हैं 2.5। एक चीज और बता दूं, NH4OH और NH3 का एक्वस सॉल्यूशन दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है? सॉरी, 2.5 के लिख रहा हूं। तो मोल्स ऑफ अमोनिया तो मुझे पता नहीं है, वही तो निकालना है, N अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो, अब कुछ भी नहीं दिया है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है और यही वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होगा, तो 100 ml, ठीक है? यहां पर सॉल्वेंट कौन है? वाटर, और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से आप मास ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट निकाल सकते हो, 100 ग्राम आ जाएगा। 100 ग्राम को आप 0.1 किलोग्राम लिख सकते हो। देखो, सॉल्वेंट का मास हो गया 0.1, तो यहां से आपको मोल्स ऑफ अमोनिया मिल गए। कितने? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0.25, जिसे आप 1/4 लिख सकते हो। आपको निकालना है वॉल्यूम, तो बताओ वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? मोल्स इंटू 22.4, आंसर आ गया 5.6 लीटर्स, ऑप्शन नंबर 3। तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में रखूंगा इसको मैं, क्योंकि यहां पर आपको एक तो ये अजम्पशन मानना है
कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि वाटर यहाँ सॉल्वेंट है, वाटर की डेंसिटी 1 होती है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से आप मास ऑफ वाटर निकाल लोगे। मास ऑफ वाटर को यहां रखो तो यहां से मोल्स ऑफ NH3 और मोल्स ऑफ NH3 से आप वॉल्यूम ऑफ NH3 निकाल सकते हो। चलिए, और 400 मिलीग्राम आयरन कैप्सूल कंटेन्स 100 मिलीग्राम ऑफ फेरस फ्यूमरेट। ये फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ आयरन प्रेजेंट इन इट इज अप्रोक्सीमेटली। इसके अंदर आपको परसेंटेज ऑफ आयरन निकालनी है। तो परसेंटेज ऑफ आयरन कैसे निकालोगे? आयरन का मास 56 अपॉन इस पूरे कंपाउंड का मास, है ना। तो देखो इतना भी नहीं करना, ऊपर लिखा हुआ है सब कुछ, सिर्फ वैल्यू रखनी है। 400 मिलीग्राम का कैप्सूल है, उसमें 100 मिलीग्राम फेरस फ्यूमरेट है, ठीक है। तो इसको मैं डिफिकल्टी कैटेगरी में रखूंगा, आसान नहीं है क्योंकि आपको डबल कैलकुलेशन करनी है। तो देखो 400 मिलीग्राम का तो कैप्सूल है, उस कैप्सूल में 100 मिलीग्राम ये कंपाउंड है, क्या? CHCOO होल ट्वाइस Fe। और मुझे इस पूरे कैप्सूल में आयरन का परसेंटेज निकालना है। पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि 100 ग्राम में आयरन कितना है, ठीक है। तो दो तरीके हैं, या तो मोल से कर लो या फिर नॉर्मल मास से करो। मास से कैसे करोगे? देखो इसका मोलर मास निकालो, 12 + 12 24, 24 और 1 25, 25 + 32 57, 57 × 2 इज 114 प्लस Fe हो गया 56, ये बन गया 60 70 170। इसका मोलर मास है 170 ग्राम। कितना है? तो हम क्या बोलेंगे कि भाई साहब देखो, जब मेरे पास 170 ग्राम ये कंपाउंड है, इसमें मास ऑफ आयरन कितना है? तो हम बोलेंगे 56 ग्राम। कितना है? इतने ग्राम में आयरन कितना है? 56 ग्राम। बताओ 1 ग्राम में आयरन कितना होगा? तो 56 अपॉन 170 ग्राम आयरन होगा। आपके पास कितना है? 100 मिलीग्राम। तो 100 मिलीग्राम में कितना हो जाएगा? 56 अपॉन 170 इंटू 100 मिलीग्राम आयरन। तो ये आपके कैप्सूल में पूरा आयरन आ चुका है। अब अगर आपको पहले से सॉल्व करना पड़ेगा, तो 0 से 0 गया, 17 3 होता है 51, तो 17 3 51, 5 बचेगा 50, 17 2 34। तो ये वैल्यू करीबन 3.2 के आसपास आएगी इंटू 10, अप्रोक्सीमेटली 32 ग्राम आयरन मान लो आप। इससे थोड़ा ज़्यादा आएगा, अपन मान लेते हैं। अब आप देखो, आपको परसेंटेज ऑफ आयरन निकालनी है इस कैप्सूल में। तो परसेंटेज ऑफ आयरन कैसे निकालोगे? आयरन का मास 32 अपॉन कैप्सूल का मास 400 इंटू 100, 8% के आसपास ये आएगा, फोर्थ ऑप्शन। तो कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट करके आते हैं, ये 100 अपॉन 400 इंटू 100, 25%। ये वाला 25% कब होता? जब इस पूरे कंपाउंड का परसेंटेज पूछता। उसने सिर्फ आयरन का परसेंटेज पूछा है, तो पहले इस कंपाउंड में आयरन निकालो, फिर आयरन का मास अपॉन कंपाउंड का मास इंटू 100 से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है। ये देखिए, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 0.3 ग्राम मोल ऑफ, आपके पास है 0.3 ग्राम मोल COOH होल ट्वाइस .2H2। अब कुछ लोग इसमें कंफ्यूज जाते हैं, 0.3 ग्राम मोल का मतलब 0.3 मोल ही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अगेन, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होते हैं, तो यहां पर ये आपसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो यहां गिनो, इसको भूल जाओ। बताओ एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है? तो 2 2 4, 4 + 2 6। तो अगर एक मॉलिक्यूल में 6 ऑक्सीजन एटम है, इतने मोल में कितने होंगे? 0.3 इंटू 6 मोल ऑक्सीजन एटम्स। आंसर आ जाएगा 1.8 मोल
ऑप्शन नंबर 2। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, डायरेक्ट है। अब ये ध्यान रखना, कुछ नहीं करना होता, नंबर ऑफ मोल्स निकालने ना एटम्स के, तो इसको हटा लो, छुपा लो, इसमें कितने एटम्स है 6, जितने हैं उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपको डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स मिल जाए। ये देखें, अ गैसियस मिक्सचर कंटेन्स CH4 and C2H6 in equimolecular proportion। इक्विमोलिकुलर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? सेम होंगे। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे, ठीक है ना? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। तो अब इस मिक्सचर में दोनों के सेम मोल्स हैं, तो मान लो ए मोल CH4 है प्लस ए मोल C2H6 है, ठीक है। अब कह रहा है वेट ऑफ 2.24 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर एट NTP इज। तो देखो 2.24 को डिवाइड करो, मोल्स ऑफ मिक्सचर निकाल लो, तो 2.24 डिवाइडेड बाय 22.4 दैट इज 0.1, ठीक है। तो आपके पास 0.1 मोल मिक्सचर है और इसके अंदर CH4 और C2H6 के मोल्स क्या होने चाहिए? सेम। क्या होने चाहिए? इनके मोल्स सेम होने चाहिए। तो आप देखो, दोनों को आधा आधा बांट दो, आधा मोल इसका हो जाएगा, आधा मोल इसका। तो अगर आपके पास 1 रुपया है और 2 लोगों में बराबर बांटना है तो कैसे बांटोगे? आधा इसको आधा इसको, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है? मास पूछ रहा है। तो देखो मोल से मास निकालो, इसका मोलर मास इंटू 16, इसके आ गए 0.8 ग्राम। 0.1/2 इंटू इसका मोलर मास 30, इसका आ गया 1.5 ग्राम, 2.3। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2.3 ग्राम होगा। समझ में आ रहा है? चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखें, वेपर डेंसिटी ऑफ अ मेटल क्लोराइड इज 66, इट्स ऑक्साइड कंटेन 53% मेटल, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल बताना है। तो देखो आपको फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया है, सिमिलर क्वेश्चन है, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल बताना है। तो वेपर डेंसिटी से आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लो ऑफ मेटल क्लोराइड। क्या लिख दोगे आप इसको? 66 इंटू 2 दैट इज 132 ग्राम। ये इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया है, ठीक है। अब इसके ऑक्साइड में 53% मेटल है, तो मुझे नहीं पता मेटल की वैलेंसी कितनी है, x मान लूं, लेकिन ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 2-। तो आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो मेटल ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है, मेटल ऑक्साइड, वो फॉर्मूला बनेगा M2OX। वो कह रहा है इस ऑक्साइड में मेटल का परसेंटेज कितना है? 53 है। तो 53 शुड बी इक्वल टू मेटल का मास, तो 2 इंटू मेटल का मास तो मुझे नहीं पता, एटॉमिक मास वही बताना है, अपॉन इस ऑक्साइड का मास। ऑक्साइड का मास तो मुझे पता लग गया, ये रहा 132 इंटू 100। तो देखो 2 6 इसको इधर भेज दो, m के लिए आ जाएगी 53 इंटू 66/100। अब देखो ऑप्शंस दूर दूर हैं, 100 से इसको 0.5 लिख सकता हूँ, 0.5 होता है आधा, 66 का आधा आएगा 33, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 33 के आसपास आनी चाहिए, जो कि नहीं आ रही है। 53% मेटल है ना, तो 2m अपॉन 132 इंटू 100, आना तो ये चाहिए 33 के आसपास। वेपर डेंसिटी ऑफ अ मेटल क्लोराइड इज 66। अच्छा क्लोराइड है यार, सॉरी, क्लोराइड है और ऑक्साइड दिया है, ऑल बलाकुवत, मिस्टेक कर रहे हैं, आई एम वेरी वेरी सॉरी, गलती कर दिया, गलती। हाँ, दिया क्लोराइड है और
अच्छा क्या है? ऑक्साइड है। अच्छा जी, ऐसा क्यों किया भैया तुमने? मेहनत करनी पड़ेगी। मेटल को मानो x, क्लोराइड होता है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया MClX। तो मेटल का मास प्लस x इंटू क्लोरीन का मास, ये हो गया 132, एक इक्वेशन। मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला बनेगा M2OX, ठीक है। इसमें परसेंटेज ऑफ मेटल है 53। परसेंटेज क्या निकालेंगे? मेटल का मास तो 2 इंटू एम अपॉन पूरे कंपाउंड का मास 2m प्लस 16x इंटू 100। दूसरा इक्वेशन बहुत लेंदी है, छोड़ दो। ये दो इक्वेशन बनेंगे, दो इक्वेशन और दो अननोन है। इन दोनों को सॉल्व करके m और x दोनों की वैल्यू निकलेगी ना। PYQ तो नहीं है, लेंदी है कैलकुलेशन, लेंदी है, सस्ता करेंगे इसको। मेटल क्लोराइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल क्लोराइड है 66, पेपर पढ़ दूं आंसर मैच नहीं करेगा ना, क्वेश्चन का क्रक्स अलग। ऐसे सब कुछ ही काट देंगे अपने। तो जो क्वेश्चन है वो उसका तरीका है, जरूरी नहीं है ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेशन लेंदी है, डिफिकल्ट नहीं है। मतलब रिलेट करना पड़ेगा आपको, तो आप स्किप कर सकते हो। बाकी सॉल्व करना है तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, m और x में एक रिलेशन यहाँ से आएगा, एक रिलेशन यहाँ से आएगा, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेंदी है, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई छोटा तरीका नहीं है इसका। ये देखें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnSO4 इज हाफ ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट। इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट का हाफ कब आएगा? जब इसका n फैक्टर 2 होगा। क्या होगा? n फैक्टर 2 होगा। तो आप देखो MnSO4 मैंगनीज सल्फेट है, इसमें Mn+2 में है। किस केस में इसमें चेंज 2 यूनिट का आएगा? तो आप देखो MnSO4 जब इसमें कन्वर्ट होगा Mn+3 में है। आपको एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो +2 से +3 1 यूनिट का चेंज। MnO2 जब MnSO4 जब MnO2 में कन्वर्ट होगा, Mn+2 Mn+4, बताओ कितने का चेंज? 2 यूनिट का। तो इसका n फैक्टर 2 होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें चेक करोगे MnO4 माइनस से करेक्ट कर लेना, तो यहाँ +7 आएगा, यहाँ +6 आएगा। तो +2 से +7 5 का चेंज, ये भी आंसर नहीं होगा। +2 से +6 4 का चेंज, वो भी आंसर नहीं होगा। n फैक्टर 2 होना चाहिए, वो इसी केस में होगा। 4.4 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस ऑक्यूपाइज इतना वॉल्यूम एट STP। इतने वॉल्यूम को डिवाइड करो, 2.24 डिवाइडेड बाय 22.4, दैट इज 0.1 मोल। तो आपके पास 0.1 मोल गैस है, उसका मास दिया है 4.4 ग्राम। तो देखो, आप मास से मोल्स निकालो, कैसे निकालोगे? 4.4 डिवाइड बाय गैस का मोलर मास। हमारे हिसाब से गैस के मोल्स ये हैं, क्वेश्चन के हिसाब से 0.1 है, 0.1 से 0.1 गया, तो गैस का मोलर मास 44 आना चाहिए। तो देख लो इनमें से 44 किसका होता है? तो CO2 का होता है। O2 का तो 32 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO का 28 होता है, और SO2 का 64। आसान क्वेश्चन है, सिंपल भी है, इंपॉर्टेंट भी है, पूछ सकता है। पहले गैस के मोल्स निकाले, मोल्स से उसका मास, या फिर मास से मोल्स, और दोनों मोल्स को बराबर कर दिया। कैसे भी कर लो, आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो कि गैस के मोल्स पता है 0.1, तो मोल्स इनटू मोलर मास से आपको गैस का मास मिल जाएगा। STP नहीं दिया होगा तो फिर अपने को PV = nRT लगाना पड़ेगा, अगर STP नहीं देगा तो, ठीक है। ये देखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम इन स्टैंडर्ड कंडीशन इज। देखो, आपके पास 1 लीटर एयर है और उसमें
परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 21%। तो 1 लीटर का 21% निकालो, यानी 0.21 लीटर ऑक्सीजन है। कितना है? 0.21 लीटर ऑक्सीजन है। अब आपको उसके मोल्स निकालने हैं। तो देखो कंडीशन क्या दी हुई है? स्टैंडर्ड कंडीशन है, एसटीपी है। एसटीपी पर अगर आपको वॉल्यूम से मोल्स निकालना है, उसको आप 22.4 से डिवाइड करते हो, तो अराउंड 0.001 के आसपास कुछ आएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर 4। कैलकुलेशन अपने को करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस 45 है, इट्स डेंसिटी। अब देखो यहां कई लोग गलती कर देंगे। मॉलिक्यूलर वेट 45 है तो वेपर डेंसिटी कितनी होती है? 2 × 45 वो गया 90, बट 90 तो ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि उसने वेपर डेंसिटी नहीं पूछी है। उसने क्या पूछी है? उसने डेंसिटी पूछी है। क्या पूछी है? तो डेंसिटी कैसे निकालें? तो देखो पहले तो आपको एसटीपी का मतलब पता होना चाहिए। एसटीपी पर प्रेशर होता है 1 बार और टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। वैसे 1 बार और एटीएम में रिलेशन ये होता है 1 ATM इज इक्वल्स टू 1.013 बार। तो आप चाहो तो प्रेशर को अप्रोक्सीमेटली 1 ATM लिख सकते हो और टेम्परेचर को 273 केल्विन लिख सकते हो। देखो आप सभी ने आइडियल गैस इक्वेशन फिजिक्स में पढ़ा होगा। पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास को यहां ले आओ, वॉल्यूम को इधर ले जाओ, तो आपके पास बनती है डेंसिटी फॉर्म, पीएम इज इक्वल्स टू डी आर टी। क्या बनती है? इसे हम बोलते हैं डर्टी पीएम। क्या बोलते हैं? ट्रिक होती है इसको याद रखने की, पीएम इक्वल टू डी आर टी। अब वापस पढ़ो क्वेश्चन को। आपको डेंसिटी बतानी है, आपको प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, गैस का मोलर मास भी पता है 45। देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पीएम अपॉन आर टी। प्रेशर 1, मोलिकुलर मास 45, आर की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर है 273। ये वैल्यू मल्टीप्लाई होकर 22.4 आएगी। देखो 22.5 × 2 45 होता है, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाएगी। है कहीं? ये आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। यहां पर आपको पीएम इज इक्वल्स टू डी आर टी लगाकर ही सॉल्व करना पड़ेगा। ऑल्दो गैसियस स्टेट अब नीट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन पीवी इक्वल टू एनआरटी मूल में आता है, वो आपसे यूज करवा सकते हैं। नंबर क्या? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज। 1 लीटर वाटर में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे? इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, आप पूछ सकता है आपसे। देखो ये गांव का बच्चा जानता और नहीं जानता तो जान ले, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। कितनी होती है? अब देखो आपको 1 लीटर वाटर दिया है, बताओ 1 लीटर वाटर का मतलब क्या होता है? 1000 ml वाटर। तो देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो गया? 1000। अच्छा मुझे निकालना है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इसके लिए पहले मुझे चाहिए होंगे मोल्स ऑफ वाटर, और मोल्स ऑफ वाटर को Na से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। तो हम ये जो भी कुछ कर रहे हैं ना, देखो ये डेंसिटी से हम मास ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास ऑफ वाटर आ गया 1000 ग्राम। कितना आ गया? मास ऑफ वाटर से आप निकालो मोल्स ऑफ वाटर। बताओ मास से मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है। और अब मोल्स से मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आप क्या करोगे? 18 × Na। इसको सॉल्व कर लो, 55.55। दिस विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? चलिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम ऑक्साइड
इन 620 ग्राम ऑफ इट। अब है कंफ्यूज कर रहा है, सिर्फ कुछ भी नहीं है। पहले तो आप सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाओ, तो सोडियम पे चार्ज होता है +1, ऑक्सीजन पे होता है -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बन गया Na2O। अब आपको मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना 620 अपॉन मोलर मास निकालो, 23 × 2 इज 46 + 16, तो बन गया 62, आंसर आ गया 10। लल्लू सा क्वेश्चन, सिंपल, मास डिवाइड बाय मोलर मास कर। हाउ मेनी एटम्स आर कंटेन्ड इन 1 मोल ऑफ सुक्रोज। देखो बहुत आसान कर दिया क्वेश्चन को, पहले उसने बोल दिया आपके पास 1 मोल है, आपके पास 1 मोल C12H22O11 है। मैंने आपको सिखाया डायरेक्ट लिख सकते हो, इसको भूल जाओ। बताओ कितने एटम्स है, 12 टोटल एटम्स पूछे उसने, 12 + 22 34, 34 + 11 इज 45। इसमें 45 एटम्स हैं एक में, अगर एक में 45 है तो इतने में कितने होंगे, × 1 मोल, यानी आपके पास 45 मोल एटम्स होंगे। और नंबर ऑफ मोल से मोल से नंबर निकालने के लिए × Na करते हैं। तो ये रहा फर्स्ट ऑप्शन, 45 × 6.023 × 10⁻20। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें भी चलते फिर आदमी गलती करे तो फिर क्या ही कर सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, और आसान क्वेश्चन, 44 ग्राम CO2 है। देखो ये एक मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए पहले इसके मोल्स निकालो, तो मास अपॉन इसका मोलर मास 1 मोल, और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, × Na कर दो, सिंपल। तो 6 × 10⁻23, 44 ग्राम में मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए × Na कर दोगे। चलिए ये देखें, अ सैंपल ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड कंटेन्स 1.4 मोल्स ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो आपके पास 1.4 मोल PCl3 है। अब देखो ये जो पिछला क्वेश्चन था, ये और ये सेम है। इस कंपाउंड के आपके पास 1.4 मोल है, और आपको हाउ मेनी एटम्स बताने, बताओ एक में कितने एटम्स हैं, 4, तो बताओ इतने में कितने होंगे, × 4, 6, 14 4 जा 56, 5.6 मोल। लेकिन आपको नंबर बताना है, तो 5.6 × 6 × 10⁻23, 36, 30 और 3, 33.6 × 10⁻23, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ सोडियम फेरोसाइनाइड। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ी सी इनऑर्गेनिक भी आ गई है। आपको इस कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। फेरो का मतलब होता है फेरस, फेरस मतलब आयरन यहां पर +2 स्टेट में होगा, जब +3 में होता है तो फेरी होता। ठीक है, सोडियम है फेरोसाइनाइड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, Fe के साथ 6 साइनाइड एटम्स होंगे। Fe को अगर +2 में लाना है तो चार्ज 4- होना चाहिए। इसको अगर आप सोडियम के साथ बैलेंस करो, सोडियम पे +1 चार्ज होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कंपाउंड का फॉर्मूला बनेगा Na4FeCN6। ठीक है, अब आपके पास इसके 2 मोल हैं, 2 मोल। बताओ एक में कितने सोडियम एटम हैं, 4। बताओ 2 मोल में कितने होंगे, 2 × 4, यानी 8 मोल सोडियम एटम। 8 मोल निकाल लो, 8 × Na, 48। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज अबाउट। यूरिया में आपको नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2। तो सॉल्व कर लेना। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालोगे, नाइट्रोजन का मास, तो 1 और 2 नाइट्रोजन है, तो 2 × 14 अपॉन पूरे यूरिया का मॉलिक्यूलर मास वो आता है 60 × 100। तो देखो ये गया 30 टाइम्स 0, 3 4 12 होता है, 140/3 आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली निकाल लेना, इसके आसपास आंसर आना चाहिए।
3 4 are 12, 20 बचा, 3 6 are 18, 46.66. How much of NaOH is required to neutralize 1500 centimeter cube of NH4Cl होगा ये। ठीक है, तो देखो जब आप NH4Cl की रिएक्शन NaOH से करवाओगे, ठीक है, तो आयन एक्सचेंज होगा, ये बनाएगा NH4OH प्लस NaCl। अब ये कितना दिया NH4Cl? 1500 सेंटीमीटर क्यूब, ये मिसप्रिंट हो रखा है, ऑफ 0.1 मोलर, तो इसकी मोलैरिटी दी हुई है। तो पे ध्यान रखना, अगर आपको एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता है, आप मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर से उसके मोल्स निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? मोल्स। ठीक है, तो NH4Cl के मोल्स कितने हो? देखो 1500 सेंटीमीटर क्यूब को आप 1.5 लीटर लिख सकते हो। तो आपको NH4Cl के मोल्स पता है, 1.5 इंटू 0.1, ये हो गए 0.15 मोल्स। अब देखो, इसके 1 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए, तो इसके 0.15 मोल के लिए आपको 0.15 मोल NaOH चाहिए होगा। ठीक है, और 0.15 मोल NaOH का अगर आपको मास निकालना है तो इनटू मोलर मास कर दो, आंसर मिल जाएगा 6 ग्राम। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप इस साल के लिए इंपॉर्टेंट मार्क कर ले, आपसे पूछ सकता है। चलिए जी, नेक्स्ट। In the reaction 4NH3 gas plus 5O2 gas gives 4NO gas plus 6H2O gas. When 1 mole of ammonia and 1 mole of O2 are made to react to complete. देखो कह रहा है ये रिएक्शन है, लिमिटिंग रिएजेंट का सिंपल सा कंसेप्ट है, 4NH3 गैस प्लस 5O2 गैस, इन दोनों की रिएक्शन से आपको मिल रहा है 4NO गैस प्लस 6H2O गैस। ठीक है, 1 मोल इसका लिया है और 1 मोल इसका लिया है, तो आप साइड में जाओ और LR पता करो। तो देखो NH3 का कोफिशिएंट कितना है? 4, 1/4, ऑक्सीजन का है 1/5। बताओ इनमें से छोटी वैल्यू कौन सी आएगी? क्योंकि बड़ा नंबर नीचे है, ऊपर तो सेम है, तो जो वैल्यू छोटी है वो LR बताता है। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन LR है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ऑक्सीजन है। देखो अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कह रहा है 1 मोल ऑफ H2O प्रोड्यूस 1 मोल NO, ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। LR का मतलब होता है लिमिटिंग रिएजेंट, जो जितना चाहिए था उससे कम है। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका सिंपल अपने को आता है, मोल्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, जो छोटी वैल्यू देगा वो LR होगा। तो इस रिएक्शन में O2 LR है, तो O2 पूरा खत्म हो जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखिए, 1/2, तो ये मैथ्स है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है, इसको हम 3/2 लिख सकते हैं। तो आपके पास 3/2 मोल ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम से कंबाइन होती है, एल्यूमिनियम का मास बताना है। तो देखो बनाना क्या है? Al2O3। जब आप Al2O3 बनाओगे तो रिएक्शन क्या बनेगी? Al प्लस O2, बैलेंस करो 2Al। 3 ऑक्सीजन चाहिए तो यहां आप 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अभी आप देखो शक्ल देखें तो 2 मोल एल्यूमिनियम चाहिए फॉर 3/2 मोल O2, और देखो आपको ऊपर 3/2 मोल O2 ही दी है। बताओ 3/2 के लिए कितना एल्यूमिनियम चाहिए? 2 मोल, और 2 मोल एल्यूमिनियम का मास निकालो इनटू मोलर मास करके, तो आंसर आएगा 54 ग्राम, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नॉर्मेलिटी ऑफ 2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो एक रिलेशन याद रखना, किसी भी सॉल्यूशन के लिए जो नॉर्मेलिटी होती है वो होती है उसका मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। इसको आप नमन के नाम से याद रख सकते हो। आपको H2SO4 की नॉर्मेलिटी निकालनी है, आपको इसकी मोलैरिटी दी है। H2SO4 2H+ दे सकता है, H2SO4 का n फैक्टर कितना होता है? 2 होता है, इंटू 2, आंसर आ गया 4। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखें, वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 22, व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, अब इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन। ये देखो, टू न्यूट्रलाइज 20 ml ऑफ M/10 सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसकी रिएक्शन के लिए आपको HCl चाहिए। तो देखो, इसके 1 मोल के लिए इसका 1 मोल रिक्वायर्ड है, तो यहां से आप NaOH के मोल्स निकालो, वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी 20 इंटू 1/10 यानी 2 मिलीमोल। इसके 2 मिलीमोल के लिए बताओ HCl रिक्वायर्ड भी कितना होगा, 2 मिलीमोल। अब आपको HCl का वॉल्यूम पूछा है, मान लो VmL है, और HCl की मोलैरिटी दी है, तो 2 मिलीमोल विल बी V इंटू 1/20, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा HCl का, 40 ml। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, दोनों के मोल्स को आपको इक्वेट करना है। चलिए ये देखें, KMnO4 ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन दी हुई है आपको, 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस प्लस 16H प्लस, इन दोनों की रिएक्शन से 2Mn2 प्लस प्लस आपको मिल रहा है 10CO2 प्लस 8H2 मिल रहा है ना। अभी आप खुद देखो, आपके पास 20 ml ऑफ 0.1 मोलर KMnO4 है, और आपसे पूछ रहा है ये किसके इक्विवेलेंट के बराबर है। ठीक है, तो आप देखो यहां पर Mn +7 में है, +7 से +2 कितने का चेंज, 5, इसका एन फैक्टर होगा 5। ऑक्सिलेट निकालो, ऑक्सिलेट, तो कार्बन यहां +3 में है, +3 से कार्बन गया +4। एन फैक्टर निकालते टाइम कोफिशिएंट्स की चिंता नहीं करनी होती है, तो इनको भूल जाओ, ये होकर भी नहीं है। इसके लिए को +3 से +4, 1 का चेंज इनटू 2 कार्बन, इसका एन फैक्टर है 2 है। तो आप क्या करोगे, आप सिंपली बोलोगे कि मिली इक्विवेलेंट्स, अगर दो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही है उनके इक्विवेलेंट्स बराबर होने चाहिए। तो देखो, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 निकालो, इसका वॉल्यूम इंटू इसकी मोलैरिटी इंटू इसका एन फैक्टर, तो आ गए 10। तो सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, किसके अंदर 10 आ रहा है, तो देखो इसका वॉल्यूम इंटू इसकी मोलैरिटी इंटू इसका एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर 2 है, ये बन गया 10 और 2, ये आ रहा है 20। ये नहीं है, ये देखो वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू इसका एन फैक्टर, ये 10 आ रहा है, तो यही मेरा आंसर है। बाकी चेक कर लो, 50 इंटू 0.5 इंटू एन फैक्टर 2, ये 50 आ रहा है, ये आंसर नहीं है। 20 इंटू 0.1 इंटू 2, ये 4 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। जितने इक्विवेलेंट्स KMnO4 के हैं उतने इक्विवेलेंट ढूंढने किस ऑप्शन में होंगे, तो उसके लिए आपको पहले इसका एन फैक्टर निकालना होगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला है वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, वहां से हम कैलकुलेट। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट आयंस इफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ दिस एंड दिस आर मिक्स्ड। देखो यहां पर क्या है, AgNO3 जब NaCl से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा AgCl। अब AgCl PPT बनाता है और प्लस साथ में बना लेगा NaNO3। आपको नाइट्रेट आयन यानी NO3 माइनस बताना है। ठीक है जी, बताते हैं, ध्यान से देखो, इक्वल वॉल्यूम लिया है तो VmL मान लो ऑफ 0.1 मोलर इसका है, NaCl का भी V मोलर ऑफ 0.1 मोलर मान लो। तो आप इनके मोल्स निकालो, V इंटू 0.1 V मिलीमोल्स, ये भी कितना हो गया 0.1 V मिलीमोल्स, दोनों बराबर हैं, 0.1 इसका है 0.1 इसका है, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। आप फोकस करो क्योंकि NO3 माइनस आयन इससे मिलेंगे, तो ये कितना बना, दोनों ही खत्म हो गए, 0.1 V से ये 0.1 V बनेगा, इसके मोल्स हैं। अगर मैं इसकी मोलैरिटी निकालूं, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 2V, V से V कैंसिल, तो बेसिकली आपके पास
0.05 मोलर NaNO3 है। अब देखो ये टूटेगा, एक तरफ बनाएगा Na प्लस, एक तरफ बनाएगा NO3 माइनस, तो ये 0.05 और ये भी 0.0, क्योंकि एक मोल से एक एक मोल मिल रहा है, 0.05 से 0.05 मिलेगा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी ml ऑफ H2SO4 इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ NaOH। तो फिर से देखो, H2SO4 प्लस NaOH को आप न्यूट्रलाइज करवा रहे हो। आप चाहो तो इसे बैलेंस करके कर सकते हो, या फिर उससे भी अच्छा तरीका है इक्विवेलेंट्स का। अगर ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स इनटू n फैक्टर। अगर आपको नहीं आता है तो ध्यान रखें। हाँ, मिली इक्विवेलेंट्स के केस में क्या होता है, अगर आप वॉल्यूम लीटर की जगह मिलीलीटर में ले लो तो आपको इसके मिली इक्विवेलेंट्स मिल जाते हैं। बस इतना सा ही फर्क है। तो आप देखो H2SO4 का n फैक्टर होता है 2, क्योंकि 2H प्लस दे सकता है। NaOH का n फैक्टर होता है 1। तो जब भी दो चीजें रिएक्ट करेंगी, इक्विवेलेंट कंसेप्ट का यही फायदा है, उनके इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे, बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। H2SO4 के इक्विवेलेंट्स कितने आएंगे, तो भैया H2SO4 के इक्विवेलेंट्स आएंगे, इसका वॉल्यूम वो तो पता करना है, इनटू इसकी मोलैरिटी वो है 1, इनटू इसका n फैक्टर है 2। दिस शुड बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH आएंगे, इसका वॉल्यूम इनटू इसकी मोलैरिटी इनटू इसका n फैक्टर। वॉल्यूम ऑफ HCl H2SO4 हो जाएगा 5 ml। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एक तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने आने चाहिए, और एक इक्विवेलेंट कंसेप्ट आना चाहिए कि इस दुनिया में अगर दो चीजें रिएक्ट करेगी, उनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। ये देखें, ठीक है, 16.8 लीटर गैस containing H2 and O2 is formed at NTP on electrolysis of water. What should be the weight of electrolyzed water? थोड़ी सी आपको इसके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आनी चाहिए। जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो ये रिएक्शन होती है, 2H2O लिक्विड गिव्स, मतलब वाटर टूटता है, डीकंपोज होता है, 2H2 गैस प्लस O2। अब ये आपसे पूछ रहा है व्हाट शुड बी द वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइज्ड वाटर। तो मान लो आपने यहां पर x मोल वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करवाया है, हम क्या करेंगे, पहले मोल्स निकालेंगे, मोल्स इनटू मोलर मास से उसका मास निकाल लेंगे। ठीक है, इस रिएक्शन की अगर मैं शक्ल देखूं, इस रिएक्शन की शक्ल कह रही है कि अगर आप 2 मोल वाटर यूज करो, बताओ 2 मोल वाटर से 2 + 1 कितना, 3 मोल टोटल गैस मिलती है। कितने मिलती है, 3 मोल ऑफ टोटल गैस मिलती है 2 मोल से। बताओ अगर 2 मोल से 3 मोल मिलती है, 1 मोल से कितनी मिलेगी, 3/2। बताओ x मोल से कितना मिल जाएगा, 3/2 इंटू x मोल गैस मिलनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास टोटल मोल्स ऑफ गैस आ गए, इसमें O2 + H2 दोनों हैं। क्वेश्चन के हिसाब से 16.8 लीटर गैस मिल रही है, तो मोल्स निकालो, तो 16.8 डिवाइडेड बाय 22.4 कितना आएगा, 22। 16.8 कितना हो गया, 1.5, 1.5। इतना ही लिख लो यार इसको, 6-7.7 आ जाएगा, 7 चौक 28, 8 ये आएगा 0.7 मोल। ये आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो दिस वैल्यू 0.7। तो देखो यहां से x के लिए आ जाएगी 2/3 इंटू 0.7, यानी 1.4/3। तो ये आ गए मोल्स ऑफ वाटर। और मोल्स से मास निकालने के लिए इंटू मोलर मास करते हैं, तो इंटू 18, 3 × 6 = 18, 14 × 6 = 84,
आपको 8.4 ग्राम H2O मिलेगा, जो कि कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है। तो मैंने गलती कर दी कैलकुलेशन में। एक बार ये देखना कितना आएगा यार, 16.8 डिवाइडेड बाय 22.4, 0.75 आएगा। ये गलती कर दी मैंने, 0.75। इसको ठीक करते हैं, रीअरेंज करते हैं। तो 0.75, अभी आप देखो इसको 2/3 लिख लो, 0.75 को हम 3/4 लिखते हैं। तो 3 से 3 गया, ये आपके पास बन गया आधा मोल वाटर, और आधे मोल वाटर का मास निकालने के लिए into 18 कर दो, तो करेक्ट आंसर विल बी 9 ग्राम। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्टी कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि आपको ये रिएक्शन खुद से पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से ये दो चीजें बनती है। एक्स मोल वाटर मान लो, उससे टोटल गैसेस के मोल्स आ गए इतना, है ना, 3/2x इज इक्वल टू 0.75 बने, है ना। तो 3/2x हमारे हिसाब से बने, क्वेश्चन के हिसाब से गैस के मोल्स इतने हैं, दोनों को रिलेट कर लो, आपको अपना आंसर मिल जाए। A solution of 10 ml of FeSO4 was titrated with KMnO4 solution in acidic medium. Amount of KMnO4 used. तो देखो ये हमको पता है कि एसिडिक मीडियम में जब आप KMnO4 को यूज करोगे, FeSO4 में Fe+2 में है, एसिडिक मीडियम में Mn खुद जाएगा Mn+2 में, और Fe को भेज देगा Fe+3 में। ठीक है, तो Mn+7 से +2 गया, इसका n फैक्टर होगा 5, ये +2 से +3 गया, इसका n फैक्टर क्या होगा 1। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया, अगर ये दो चीजें रिएक्ट कर रही है तो दोनों के इक्विवेलेंट्स या मिली इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 शुड बी इक्वल टू क्या बनेगा, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2+। तो बताओ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 कैसे निकालेंगे, वो तो ऑप्शंस में दिए हुए हैं। मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2+ निकाल लो, तो इसका वॉल्यूम इंटू इसकी मोलैरिटी इंटू इसका n फैक्टर, 1 मिली इक्विवेलेंट आना चाहिए। तो देखो कौन से ऑप्शन में 1 मिली इक्विवेलेंट आ रहा है, तो यहां देखो वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू इसका n फैक्टर 5 नहीं आ रहा है, वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर 5 यहां भी नहीं आ रहा है, वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर 5 यहां आ रहा है, 50 दूनी 100 इक्वल टू 1, ये आंसर है। यहां भी नहीं आ रहा, देखो वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर 25 आ रहा है यहां से। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग 50% एलिमेंट X 50% एलिमेंट Y। वाह, देखो एक कंपाउंड है, XY नहीं होगा, उसमें 50% बाय मास X है और 50% क्या है, Y है। तो आप कंपाउंड का मास 100 ग्राम मान लो, इसमें 50 ग्राम तो X हो गया और 50 ग्राम क्या हो गया, Y हो गया। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए मोल्स निकालने पड़ेंगे, तो 50 डिवाइड बाय इसका मोलर मास 10 और 50 डिवाइड बाय इसका मोलर मास 20। देखो 0 से 0, 0 से 0, 5 से 5 गया, ये बन गया 1:1/2। इसको सिंपल रेशियो में बदलो तो 2:1 आ गया। तो कंपाउंड का फॉर्मूला बनेगा X2Y, XY नहीं बने। XY कब बनता, जब दोनों के मोल्स क्या होते, बराबर होते। What will be the volume of CO2 at NTP obtained on heating 10 ग्राम of 90% प्योर। देखो 10 ग्राम of 90% प्योर CaCO3, यह भी रिसेंटली पूछा गया था नीट में 2-3 साल पहले, फिर से पूछ सकता है। इस लाइन का मतलब क्या है, आपके पास 10 ग्राम जो है ना वो तो इम्प्योर है, इम्प्योर सैंपल, ठीक है। इसमें प्योर CaCO3 कितना है, तो 10 × 90/100 9 ग्राम, कितना है, 9 ग्राम। अब पूछ रहा है आपको, देखो वॉल्यूम बताना है एनटीपी पर CO2 का। तो देखो CaCO3 को डीकंपोज करवाओगे तो क्या बनेगा, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ठीक है जी, तो
इसका मोल्स निकाल लो 9 ग्राम से। तो मोल्स ऑफ CaCO3 कितने बन गए? 9/100, 0.09। अभी शक्ल देखो इस रिएक्शन की, 1 मोल CaCO3 को तोड़ो 1 मोल CO2 मिलती है। तो अगर आप 0.09 मोल को तोड़ोगे तो 0.09 मोल CO2 मिलती है, इनटू इसका वॉल्यूम 22.4। सॉल्व कर लो। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 8 1 19, 1.9 के आसपास कुछ आएगा। 1.9 के क्लोजेस्ट कौन सा? ये रहा, ऑप्शन नंबर 2। वो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, ये आपको अपना आंसर मिल जाएगा। चलिए 1.5 मोल O2, ये तो आसान है। कह रहा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होकर MgO बना रहे हैं, ठीक है। तो 1.5 मोल O2 के लिए कितना मैग्नीशियम चाहिए ये पूछा है आपसे। तो आप देखो आधे मोल O2 के लिए कितना चाहिए? 1 मोल मैग्नीशियम। 1 मोल का मतलब हो गया 24 ग्राम, ठीक है। अगर आधे के लिए इतना है तो बोल रहा है 1.5 नहीं 3/2 मोल, समझना। मतलब आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको 3 मोल Mg चाहिए होगा, और 3 मोल Mg का मास हो गया 72 ग्राम। है कोई ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन, डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये देखें, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर आप 10⁻21 मॉलिक्यूल्स हटा दो इतने CO2 से, तो एक काम करो, पहले यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए पहले मोल्स ऑफ CO2 निकालो। कैसे निकालोगे? इसका मास 200 मिलीग्राम इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइड बाय इसका मोलर मास 44। थोड़ा देखो ध्यान से, ये 22 हुआ, 10 से गया तो बनेगा 10⁻⁻1 अपॉन 22, या फिर 1/220 मोल्स। इससे आप निकालो नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। तो 1/220 इंटू Na के लिए हो गई 6 इंटू 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल्स आपके पास हैं। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसलिए मैं कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं ताकि आपको आंसर बता पाऊं करेक्ट, है ना। वैसे आएगा तो ये सिंप्लीफाई होके आएगा आपके सामने। तो वैल्यू बन गई 0.0272 इंटू 10⁻23। यहाँ से 2 पॉइंट यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.72 इंटू 10⁻21। इतने मॉलिक्यूल्स आपके पास हैं और आपने इतने हटा दिए। तो देखो मॉलिक्यूल्स लेफ्ट आपके पास थे कितने? 2.72 इंटू 10⁻21। इसमें से आपने 1 इंटू 10⁻21 हटा दिए। बताओ मॉलिक्यूल्स बचे कितने? 1.72 इंटू 10⁻21, ठीक है। लेकिन आपको मोल्स बताना है। बताओ मोल्स से मॉलिक्यूल्स निकालने के क्या करोगे? दिस डिवाइड बाय Na। तो देखो 6 2 12, 5 6 4 तो 0.24 के आसपास कुछ आएगा। हाँ 6 3 18 मान लो, अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10⁻⁻2। नहीं 0.3 आएगा, ये 0.3। तो 3 इंटू 10⁻³ के आसपास ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। ये 0.2 है ना, तो 0.0 एक सेकंड 1.72 अपॉन 6 0.288 बनेगा ना, ये गलत कर दिया हमने, 6 है ना, 0.28। हाँ तो 0.3 बन गया, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा। देखिए स्टैंडर्ड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr27। ओके देखो ये क्या है ना, कह रहा है कि ये तो वैसे आपके सिलेबस में नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हो उस क्वेश्चन को, और बता देता हूं। Na2C2H2O3 और K2Cr27। K2Cr27 एसिडिक मीडियम में हमेशा Cr+3 में जाता है, इतना अपन ने डी ब्लॉक में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, रेडॉक्स में भी पढ़ते हैं। तो ये क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। पर पूछा किसके बारे में? K2Cr27, तो इस पे फोकस करो। तो ये +6 से गया +3, कितने का चेंज है? 3। और यहां कितने क्रोमियम है? 2। इसका एन फैक्टर बनेगा 6। अगर इसका एन फैक्टर 6 है
तो इसका इक्विवेलेंट मास होगा मोलर मास बाय 6, थर्ड ऑप्शन। तो और कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ K2Cr2 का इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है ये देख लो। चलिए ये देखें, ये कह रहा है बोरोन ट्राइक्लोराइड को आप हाइड्रोजन से रिएक्ट करवा रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, तो एलिमेंटल बोरोन मिलना चाहिए। देखो बोरोन अगर इससे मिल गया तो H और Cl कंबाइन होकर HCl बनाएंगे। तो इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो आप सिर्फ, 2BCl3 3H2 गिव्स 2B प्लस 6HCl, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब कह रहा है कितना हाइड्रोजन गैस कंज्यूम होगा 21.6 ग्राम बोरोन बनाने के लिए। तो देखो पहले आप मोल्स ऑफ बोरोन निकालो, तो उसका मास अपॉन उसका मोलर मास, तो 2 मोल्स आ गए। ठीक है, अब खुद देखो यहां पर भी 2 मोल बोरोन काम में आ रहा है। बताओ 2 मोल बोरोन बनाने के लिए हाइड्रोजन कितनी चाहिए होगी? 3 मोल। और 3 मोल हाइड्रोजन का वॉल्यूम इंटू 22.4 कर दो, 67.2 लीटर। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये जेई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपसे दोबारा पूछ सकता है। यहाँ पे आपको रिएक्शन लिखनी है, एक बार रिएक्शन लिख दी तो बहुत आसान है। 2 मोल, इसमें भी 2 मोल ही आ रहा है, तो 2 मोल के लिए 3 मोल चाहिए, 3 मोल इंटू दिस 67.2 विल बी द करेक्ट आंसर। ये तो छोड़ दो आप, यहाँ पे काम का नहीं है। ये देखें असर्शन 22.4 लीटर ऑफ, कौन सी गैस? देखना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, N2 at NTP and 5.6 लीटर ऑफ O2 at NTP कंटेन इक्वल नंबर। गलत है। देखो 22.4 का मतलब तो हो गया 1 मोल N2, तो 1 मोल N2 में तो Na मॉलिक्यूल्स होंगे। 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4, 1/4 मोल, तो 1/4 में होंगे Na/4 मॉलिक्यूल्स। तो पहला ऑप्शन गलत है। रीजन, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो दोनों ही गलत है। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या दोनों गलत हो? नहीं है। तो यहां पे एक चीज और ऐड होनी चाहिए। अच्छा, सिमिलर कंडीशन है, टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इक्वल वॉल्यूम। तो ये मिसप्रिंट है, यहां पर आप लोग ऐड करो, तब जाके फर्स्ट गलत होगा और सेकंड सही होगा, फोर्थ आंसर होगा। वरना तो अभी तो दोनों ही गलत हैं, जितना इसमें लिखा हुआ है उसके हिसाब से दोनों गलत है। असर्शन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इन CuO is 63.6 एंड इन Cu2O is 31.8। रीजन, इक्विवेलेंट वेट होता है ये, देखो जब Cu से CuO बनेगा तो कॉपर यहां 0 है, यहां +2 में है, तो 2 का चेंज है तो इसका n फैक्टर होगा 2। तो यहां पे इसका इक्विवेलेंट मास होगा इसका मोलर मास अपॉन 2, जो कि 63.5/2 31.8 के आसपास आएगा। ये बोल रहा है कि इसमें 63.6 से ये गलत है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। फोर्थ, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, बिल्कुल सही है। O2, इसमें एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है? 2, तो इसकी एटॉमिसिटी 2 है। 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स दिस एटम्स, ये भी बिल्कुल सही है। असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये बिल्कुल सही है, 1 AMU की वैल्यू इतनी होती है और 1 AM ये वैल्यू इसीलिए होती है क्योंकि इसका मास इसके बराबर होता है। तो दोनों सही है, बेसिक पढ़ते हैं अपन। AMU की वैल्यू ये है, एक्चुअली AMU कहां से आता है? यहीं से आता है, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन पर एटम। तो इसका करेक्ट आंसर 1 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप जरूर कर लें, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं नीट में इसी से क्वेश्चन आएगा, पक्की बात है। सेम भी आ सकता है और सिमिलर भी आ सकता है। ये जो आपको हम लोग क्वेश्चंस दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आपको चैप्टर को रिवाइज करना है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज।